क्वेश्चन नंबर 1 है अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इसका कोड जो है वो आपको मैंने पहले भी कोर्स आउटलाइन में यानी कि एक्सप्लेन किया था कि इसका जो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक इसका जो कोड नंबर है वो 202 है, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि हमारी मैकेनिकल में ये मतलब क्यों इसको ऐड किया गया, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी मैकेनिकल फील्ड में भी, कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी हर मशीन में, हमारे हर कंपोनेंट में एक अहम किरदार और रोल अदा करती है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से ऐसे मतलब टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं कि जो हम इस्तेमाल करके अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी मशीनों को सेव कर सकते हैं, कौन कौन सी मोटरें हैं, कौन कौन से जैसे जनरेटर है, ये हमारे मैकेनिकल की चीज़ें हैं जिसको हमने खुद डिज़ाइन करना होता है। तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़कर जो है अपने शोबे में मुफीद साबित कर सकते हैं कि हम मतलब बेहतर से बेहतर ला सकते हैं। इसके अलावा इसका जो राइटर नेम है खालिद महमूद गोंदल है और मोहम्मद हफीज जाहिद है। आज हमारा जो चैप्टर नंबर हमने पहले पे पढ़ना है, हमने बिजली के बुनियादी उसूल, चैप्टर नंबर 1 है बिजली के बुनियादी उसूल। और मैंने जो आपको ये 6 पेजेस की जो तस्वीरें ली हैं या 8 पेजेस हैं, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, लेकिन एक दफ़ा फिर भी मैं ना आपको समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन होंगे तो आपने जो है ना मेरे से पूछ लेने हैं। सबसे पहले आज हमारा पहले नंबर पे जो हमारा पहला चैप्टर है वो है बिजली के बुनियादी उसूल, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बुनियाद की बात करते हैं, तो हर एक चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद होती है। जैसा अब आप मैकेनिकल के सब्जेक्ट की बात ही कर लें, आप वेल्डिंग पढ़ते हैं तो आपने कुछ ना कुछ उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आपने वर्कशॉप पढ़ी, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा। आपने ड्राइंग पढ़ी तो आपने बेसिक बेसिक उसकी कीज़ के बारे में पढ़ा कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या औज़ार हैं या कंपोनेंट्स हैं जो हम पढ़कर, जो इस्तेमाल करके अपनी जो ज़ीरो से लेकर बेस को बेहतर से बेहतर करके हम 100% पे ले जाते हैं। हर एक बुक की, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक मतलब चीज़ की जब हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो हम उस शोबे में कारआमद साबित होते हैं। इसी तरह बिजली के बुनियादी उसूल की जब आप बात करते हैं तो बिजली के कुछ ना कुछ बुनियादी उसूल हैं कि कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी में हम बेहतर से बेहतर अपने आप को साबित कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, तो हमें आपने ये 9th 10th में ये बड़े डिटेल के साथ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जब हम बात करते हैं कि कायनात की हर चीज़ जो है वो किससे मिलकर बनी है? मादा से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मादा से मिलकर बनी है। और मादा की भी आगे 3 हालतें हैं, यानी कि ठोस, माया और गैस। यानी कि ठोस, माया और गैस हैं जो मादे की यानी कि हालतें हैं जो इनके ज़रिए से पाई जाती हैं और इनकी कोई ना कोई जो होती है वो शक्ल होती है। इसी तरह जब हम देखते हैं ये छोटे से छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। मादा भी जो है वो छोटे से छोटे ज़रात से मिलकर बनता है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमें पानी में नज़र आते हैं और डिफरेंट चीज़ों में हमें मॉलिक्यूल्स छोटे-छोटे ज़रात की सूरत में हमें क्या करते हैं नज़र आते हैं। और इसी तरह मॉलिक्यूल्स मिलकर जो छोटे ज़रात के मिलने से वजूद में आते हैं जिन्हें हम एटम का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? एटम का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये जब मादे और एटम आपस में मिलते हैं तो अनासर बना देते हैं यानी कि एलिमेंट्स बना देते हैं। जबकि मुख्तलिफ अक़साम के एटमों से बनने वाले मादे मरकबात कहला देते हैं। इसी तरह मादे की 3 हालतें जो हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हमने चीज़ों को देखा वो ये है कि मादों की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। के छोटे-छोटे ज़रात मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर एटम बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं और सारे ये एटम मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा ज़रात और कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारी ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपने जो मेन चीज़ें याद रखनी है, मॉलिक्यूल्स की तारीफ याद करनी है, उसके साथ-साथ आपने एलिमेंट्स की तारीफ याद करनी है और कंपाउंड्स की आपने तारीफ को याद करना है। उसके बाद एटम की बनावट है। एटम की बनावट क्या है कि मादे का छोटे से छोटा ज़रा जो कीमिया अमल में अकाई तौर पर हिस्सा ले और मज़ीद तकसीम ना हो सके,
एटम कहलाता है। आपको पता है ना, हम एटम को जो है वो हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम छोटे छोटे ज़रात में तो कर सकते हैं लेकिन उसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। इसी तरह मौजूदा जो ज़रात हैं उसको ज़्यादाना तौर पर हम क्या रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। नोबल गैसें इस्तेमाल करते हैं एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स की शक्ल में जो हमें मिलते हैं। इसी तरह हमारी जदीद थ्योरी के मुताबिक एटम को हमने तीन मजीद हमने ज़रात पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसके बाद है न्यूट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ये के यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द मरकज़ माइल कुव्वत के ज़ेरे असर मुख्तलिफ मखसूस मदारों में हरकत करते हैं। इन पर मर्फी चार्ज होता है और इनकी तादाद प्रोटॉन्स के बराबर होती है। प्रोटॉन से 1836 गुना हल्के होते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के मरकज में मौजूद होते हैं और इन पर जो चार्ज होता है वो मनफी होता है। उसके बाद है प्रोटॉन, ये ज़रात मरकज में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना वजनी होते हैं, वो हल्के होते हैं और ये उनसे जो होते हैं वो भारी होते हैं। इन पर मुस्बत चार्ज होता है और इनकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा, वैलेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के क्या होती है, बराबर होती है। इसके साथ साथ और तीसरे नंबर पे है न्यूट्रॉन है। ये ज़रात भी मरकज में मौजूद होते हैं। इनका वजन प्रोटॉन के बराबर होता है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे मनफी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे मुस्बत चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन 1836 गुना हल्के होते हैं लेकिन प्रोटॉन उनसे जो है 1836 गुना जो होते हैं वो भारी होते हैं, यानी कि इन पर चार्ज का कोई असर नहीं पड़ता। और ये भी जो होता है एटम का मरकजी हिस्सा ही होता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन किसी भी सूरत में हरकत नहीं करता बल्कि न्यूक्लियस कहला देता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स अपने मखसूस मदारों में घूमते हैं। ये मदार एनर्जी लेवल्स या शेल्स का हम इनको नाम देते हैं। और ये 2n² इसका अपने फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई 4 किस्म के मदार होते हैं जिनको हमने नाम दिया है NMLK। ये न्यूक्लियस के कुछ मदार हैं जिनमें हम शेल्स को नाम दे देते हैं। और 2n² इसका फार्मूला है। अगर आप 1 वाले मदार में रखते हैं तो इसका 2 आंसर आता है। अगर L की बात करते हैं तो अगर आप इसमें 2 लगाते हैं, 2 का स्केयर लें तो 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, शेल्स की तादाद है। उसके बाद m है, m 2n स्केयर है, उसकी जगह आप 3 लगाएं तो 3 को 2 के साथ इसका स्केयर लें 9 आएगा, 9 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। इसके साथ साथ 4 का स्केयर लें तो 16 आएगा, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आ गया। यानी कि ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बताया गया। 4 किस्म के शेल होते हैं KLMN, 4 किस्म के शेल्स होते हैं यानी कि जिनको हमने नाम दिया है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम इस फार्मूले के जरिए से बेहतर तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक दफ़ा इसको आपने रीड कर लेना है। उसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। किसी एटम के ब्रूनी मदार को वैलेंस शेल कहते हैं और इसमें मौजूद गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे देते हैं। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद है आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो न्यूक्लियस पे आप थोड़ी सी उसको कशिश दें यानी कि फोर्स दें तो वो अपने मदार से जो होते हैं वो हट जाते हैं। उनको हम आज़ादाना इलेक्ट्रॉन का या आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे देते हैं। इसके साथ साथ आपने ये पहले भी इस चीज के बारे में देखा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती इस चार्ज का चार्ज कहलाती है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो मुस्बत चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो रही है तो चीज पर मनफी चार्ज होता है। चार्ज को Q से जाहिर करते हैं, चार्ज की इकाई कूलम ऐसे C से जाहिर करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज जो आपने डेफिनेशन को बेहतर तरीके से याद करना है। उसके साथ साथ कूलम की तारीफ को आपने एक दफा पढ़ लेना है, या आपने मैट्रिक में इसमें पढ़ा हुआ है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से गुजर सके कंडक्टर कहलाता है। आपको बेहतर तो पता ही है, कंडक्टर कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, पीतल है और निकल वगैरह। उसके साथ साथ गैर मौसल यानी कि ऐसे मटेरियल जिनमें से रुकावट पेश आती है, यानी कि उनको हम इंसुलेटर का नाम दे देते हैं। यानी कि इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर ना सके। उसके बाद है सेमीकंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिनकी बरकी खसूसियात कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है, यानी कि ये दोनों का मजमुआ होती है, उसको हम सेमीकंडक्टर का नाम दे देते हैं। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस की तारीफ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज में रुकावट का पेश आना। किसी मटेरियल की ऐसी खसूसियत जिसकी वजह से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में रुकावट पेश करे, मज़ामत कहलाती है।
रुकावट यानी कि करंट में अगर आप रुकावट पैदा कर देते हैं, अगर आपकी लाइट चली जाती है, रुकावट आ जाती है, तो उससे क्या होता है, आपकी लाइट चली जाए तो आपने समझ जाना है कि रेजिस्टेंस है उसमें रुकावट आ गई है। कंडक्टर की मज़ामत कम होती है और इंसुलेटर की मज़ामत ज़्यादा होती है। ये दूसरी लाइन में आप इस पॉइंट को समझिए, कंडक्टर की मज़ामत कम होती है। कंडक्टर की जब हम तारीफ हमने पढ़ी है, उसमें होता है कि कंडक्टर में ऐसा होता है कि अगर करंट आसानी से गुजर जाए तो वो कंडक्टर है। तो जारी बात है, जब उसमें से करंट आसानी के साथ गुजर रहा है तो आप समझ जाना है कि उसकी मज़ामत कम है। जारी बात है, मज़ामत कम है तो रुकावट कम है, रुकावट कम होगी तो आपकी यानी कि सर्किट में जो होगा वो क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट आसानी से गुजर जाएगा। और आगे जो लिखा हुआ है, इंसुलेटर की मज़ामत ज्यादा होती है। जारी बात है, इंसुलेटर की हमने जो तारीफ पढ़ी है उसमें क्या है कि ऐसा यानी कि अमल जिसमें से लाइट ना गुजर सके, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा इंसुलेटर होता है। इस वजह से इसकी मज़ामत ज्यादा होती है। ओहम की तारीफ हमने, आपने ये पहले भी पढ़ी हुई है चीजें, ओम की आपने तारीफ को जो है ना एक दफा पढ़ लेना है। ओम मज़ामत की वो मिकदार जो एक एम्पीयर करंट गुजरने पर एक सेकंड में एक जूल पैदा करे, ओम कहलाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, किसी कंडक्टर में आजाद इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह बरकी रो या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तारीफ है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं। इसका फार्मूला आपने देख लेना है, Q/T है। अम्पेयर की तारीफ आपने, अगर कंडक्टर के किसी मकाम से एक कूलम चार्ज यानी 6.28 10 की रेस पावर 18 एक सेकंड में गुजरे तो इस मुकाम से गुजरने वाली करंट 1 एम्पियर कहलाती है। उसके बाद डायरेक्ट करंट, डीसी करंट कौन सा होता है, एक ही मुसिम्मत में मुसलसल बहने वाली करंट डायरेक्ट करंट कहलाती है। इसको अलामत माइनस से जाहिर करते हैं। बैटरी से हासिल होने वाली करंट डीसी होती है क्योंकि इसमें करंट बैटरी के मुस्बत टर्मिनल से लैंप और मनफी टर्मिनल की तरफ हमेशा एक ही सिग्नल में बहती है। इसको हम डिटेल के साथ अभी देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट है, ऐसी करंट जिसकी सिम्मत और मिकदार मुसलसल तब्दील होती रहती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। ये आपकी इस चैप्टर में ज़्यादा डेफिनेशंस हैं जो आपने करनी है। ये मैंने निशान भी लगा दी हुए हैं कुछ, इन निशान के ज़रिए से आप उनकी डेफिनेशन को आपने कवर करना है। इस चैप्टर में हम ज़्यादा डेफिनेशन को कवर करेंगे। आज हमने जो पढ़ा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ा है, इसके तारफ के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों एक दफ़ा इन मतलब पेजेस को आपने पढ़ लेना है। ये मैंने जो भी आपको पेजेस भेजूंगा वो आपके तरतीब वाइज होंगे, चैप्टर में तरतीब वाइज होंगे, यानी कि आगे पीछे नहीं होगी। आपके नोट्स हैं और ये तरतीब वाइज आपके जो है ना, मतलब मैंने तस्वीर बना के, मतलब फाइल बना के आपको भेज दी है। तो आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर मेरे लेक्चर को सुन लेना है और उसके साथ साथ आपने एक दफ़ा ज़रूर इसको पढ़ लेना, तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।